चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लॉग पढ़ेंगे जितना आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि आगे जा कर के जब हम लोग को पीएच या पीओएच निकालना होगा तो हम लोग को लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। बुक में एक लॉन्ग कट दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले लॉग की रिवाइज़ कराता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ इसके, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, इसको हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके हम लोग ने 2 टाइप्स पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है और क्या पढ़ा हमने, बताओ। इसके बाद हमने अल्फ़ा पढ़ा और परसेंटेज अल्फ़ा पढ़ा, यानी परसेंटेज डिसोसिएशन पढ़ा, ठीक है ना। और क्या पढ़ा इसके बाद, बताओ। एसिड्स एंड बेसिस की थ्योरी पढ़ ली, इसकी थ्योरीज पढ़ ली थी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, बीएल कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपका लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है ना। और क्या पढ़ा है इसमें, बताओ। और क्या पढ़ा है, बोलो। इसके बाद और क्या पढ़ा, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस का डिसोसिएशन, और के के बारे में पढ़ा, के बी के बारे में पढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम लोग ने पढ़ लिया। इसके बाद हमने ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ा, ठीक है ना। उसमें अल्फ़ा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, या अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आगे क्या है, ऑसवाल्ड के डाइल्यूशन के लॉ के बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने कल न्यूमेरिकल्स किए और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये हम लोग ने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक हुआ है। इसके बाद हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितना रिक्वायर्ड है आयनिक में। तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, समझ आया, ठीक। इसके बाद जो है केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में यानी पिघले हुए फॉर्म में या पानी में डालने पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीट डिसोसिएशन बताते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पार्शियल डिसोसिएशन बताते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेसिस, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपको क्या बताता है, सब्सटेंस को डालने पर वो कितना टूटा है। अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा मतलब सब्सटेंस ज़्यादा टूटा है, अल्फ़ा का वैल्यू कम मतलब सब्सटेंस कम टूटा है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझे, ठीक है ना, या नंबर ऑफ मोल्स टेकन ऐसे बोल सकते हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टेकन, समझे। तो अल्फ़ा बेसिकली क्या है, कितना टूटा डिवाइड बाय कितना लिया, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। परसेंटेज डिसोसिएशन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आ गई बात, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे है एसिड्स और बेसिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो आपकी बुक में तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया था मैंने। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, एसिड क्या है, बेस क्या है, वाटर क्या है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, समझ आ गया। एसिड क्या है, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में जो H+ आयन देगा वो एसिड है, जो OH- आयन देगा वो बेस है। कहाँ पर, एक्वस मीडियम में, वाटर में, समझ में आ गया, कहाँ पर, वाटर में। वाटर में डालने पर H+ देगा वो एसिड, वाटर में डालने पर OH- देगा वो बेस, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बताओ। नेक्स्ट हमने पढ़ा, उसमें देखा कि वाटर क्या है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कहाँ पर, आर्हेनियस में। और एसिड वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस आपको क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, समझे, कहाँ पर, आर्हेनियस में। बीएल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो H+ आयन डोनर है, समझे, और बेस क्या है, जो H+ आयन एक्सेप्टर है, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, आर्हेनियस में और बीएल कॉन्सेप्ट में दोनों में एसिड तो सेम है,
जो H+ देगा वो क्या है, एसिड, बेस अलग अलग है। समझ आया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे Bl कॉन्सेप्ट में वाटर क्या है, वाटर तो एम्फोटेरिक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस आपको क्या देगा, कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जो किसी बेस से बना हो। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एक ऐसा बेस जो किसी एसिड से बना हो। समझा, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका लुईस कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एसिड कौन है, लाला। लाला यानी क्या, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या है, लुईस एसिड है, और लोन पेयर डोनर क्या है, लुईस बेस है। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, इसमें जो है आपका वाटर क्या है, लुईस बेस है। उसके बाद जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस आपको क्या देता है, हाँ वो आपको क्या देगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड देगा, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। सब्सटेंस की दो कैटेगरी होती है, एक एसिड और एक बेस। एसिड क्या, एसिड के दो टाइप होते हैं, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस के दो टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो कंप्लीट डिसोसिएशन बताएगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जो कंप्लीट डिसोसिएशन बताएगा। वीक एसिड कौन होगा, जो पार्शियल डिसोसिएशन बताएगा। वीक बेस कौन होगा, जो पार्शियल डिसोसिएशन बताएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है, HCl, HNO3, H2SO4, HBr, समझे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल है। वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, HCOOH, HF, समझ आ गया, ये सब क्या है, वीक एसिड्स है। समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या है, NaOH, KOH। उसके बाद जो है आपका वीक बेस के एग्जाम्पल क्या है, NH4OH या फिर FeOH ट्वाइस। समझा, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। इसके बाद जो है, इसके बाद हमने पढ़ा K और Kb के बारे में। K क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। K और Kb कब बदलेंगे, जब टेम्परेचर बदलेगा, इसके अलावा वो कभी भी नहीं बदलते। समझ आया, वेरी गुड। अब Ka को लिखने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kb को भी वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, फिर ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ बोलता क्या है, उसमें सबसे पहले डाइल्यूशन क्या होता है ये बताओ। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना। डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना, हाँ, क्योंकि हमारे लिए सॉल्वेंट क्या है, पानी। एक्चुअली डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। इस चैप्टर में हमारे लिए सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये बोलता क्या है ऑसवाल्ड का लॉ, क्या बोलता है ये, कि अगर आप क्या करेंगे, कोई सोल्यूशन लेंगे, उसके अंदर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग पे तो अप्लाइड है ही नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में पानी मिलाते जाएंगे, तो पानी मिलाने पर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी मिलाने पर क्या होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा मतलब क्या, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, मतलब आयन ज़्यादा टूटेंगे। समझे। अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, अल्फ़ा कम हो जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो भी आप वीक एसिड या वीक बेस लेंगे, यानी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन बताया था, अच्छे से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या पढ़ाया, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या चीज़ है, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मैंने आपको ये बताया था कि वाटर जो है, प्योर वाटर अगर हम लोग लेते हैं तो प्योर वाटर बहुत ही थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब, अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा करके करंट फ्लो कराएंगे तो बहुत थोड़ा करंट उसमें फ्लो होता है। अगर बहुत थोड़ा करंट उसके अंदर फ्लो होता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसके अंदर आयंस है। फिर हमने सोचना शुरू किया कि आयंस आए कहाँ से, क्या सोचना शुरू किया, आयंस आए कहाँ से। तो फिर हमको समझ में आया कि वाटर क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, खुद आयंस फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन। समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, फिर ये हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। क्या होता है वो, आयनिक प्रोडक्ट, यानी KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW क्या आया था बताओ ज़रा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, H3O प्लस। H3O प्लस की जगह अगर H प्लस भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है।
बताया था मैंने कि वो क्या होता है, H प्लस नहीं होता है, क्या फॉर्म कर लेता है, शुरुआत में बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, तो H3O प्लस फॉर्म कर लेता है। इसकी जगह H प्लस भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो भाई, ये KW कैसे बना था, K इंटू K डैश से बना था। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, समझे। तो वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। और एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, OH माइनस का 10⁻⁷। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 10⁻⁷, समझे ना। तो मुझे बताओ KW का वैल्यू कितना होगा, 10⁻14, समझा, क्लियर हो गया। टेम्परेचर याद रखना 25 पे ही है, ये टेम्परेचर बदलेगा तो KW भी बदल जाएगा, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई है। ऑन नहीं हुआ है क्या AC, चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ, अब मैं आपको लोगैरिथम पढ़ाता हूँ जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड है। तो लोगैरिथम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ लोगैरिथम के रूल्स देखने होंगे जो हमको काम आएंगे, ठीक है। तो लोगैरिथम के 4 रूल्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल जो है वो है log ऑफ x इंटू वाई। उसको लिख सकते हैं क्या, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा रूल है log ऑफ x अपॉन y, तो ये क्या होगा, log ऑफ x माइनस क्या होगा, log ऑफ y, समझे। तीसरा रूल है log ऑफ x रेज टू y, तो क्या होगा, y log ऑफ x, समझा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, अगर ये x के पावर में समथिंग है तो ये पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो ऐसे याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद क्या है आपका लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग मतलब क्या, बेस में क्या है, e है, बेस में क्या है, e, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख भी लिखता हूँ मैं, log ऑफ x टू द बेस e। इसको अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग यानी क्या, टू द बेस 10 वाला लॉग, तो इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी बन गया कॉमन लॉग, समझे। हम निकालते हैं जो लॉग टेबल से log 1, log 5, log 6 जो भी निकालते हैं वो सब टू द बेस 10 है, यानी वो कौन सा लॉग है निदा, कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग है, वो नेचुरल लॉग नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो बेसिकली हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपको लॉग की कुछ वैल्यूज़ भी याद रखनी पड़ेंगी। लॉग याद होगा तो एंटी लॉग फिर खुद ब खुद बना लोगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो लॉग की कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, वो मैं आपको लिख करके देता हूँ, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका log 1। log 1 क्या होता है, 0 होता है। log 0 नहीं, log 0 इज़ नॉट डिफाइंड, उसके ऊपर भी आता हूँ मैं, वो भी बता दूँ। log 0 डिफाइंड नहीं है। log 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा आपका log 2। log 2 जो होता है वो होता है 0.3010, क्या होता है वो, 0.3010, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में लूँगा 0.3, क्या लूँगा, 0.3, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई 0.3। फिर उसके बाद जो होगा आपका log 3, log 3 है 0.48। फिर आपका होगा log 4, ये होता है 0.6। फिर आपका होता है log 5, ये होता है 0.7। फिर आपका होता है log 6, ये होता है 0.84, ठीक है ना। उसके बाद होता है log आपका, log, पहले यहाँ तक कॉपी करो फिर बताता हूँ, जगह नहीं बचेगी, ठीक है। log 6 को सही कर लेना, वो 0.78 है, ठीक है। चलो log 7 बताता हूँ मैं आपको भी, इसको रख कर ज़्यादातर काम क्या आएगा, log 2 और log 3, ठीक है। फिर आपका जो log 7 है वो है 0.84। फिर आपका जो log 8 है वो है 0.9।
जो आपका log 9 है वो होता है 0.96 और जो आपका log 10 है वो आपका है 1, ठीक है ना। log 100 2 होता है, ये भी लिख देता हूँ। log 100 कितना होता है, वो 2 होता है। 2 कैसे हुआ, देखो log 100 को कैसे लिख सकते हैं, बोलो। log 100 को ऐसे 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर log x रेस टू y, फिर क्या होगा y log of x, ये क्या होगा 2 log 10 और log 10 कितना होता है 1, तो इस वजह से log 100 2 होता है, समझे। इसी तरीके से log 1000 कितना होगा 10 रेस टू 3, फिर 3 log 10 मतलब 3। अब समझा, क्लियर हो गया, ऐसा है। वो भी लिख देता हूँ मैं, log of 1000 इज log of 10 रेस टू 3 यानी 3 log 10 यानी आंसर आएगा 3, समझे, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, समझ आ रही बात, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे हम अभी आगे की चीज़ें सॉल्व करेंगे। इससे आसानी ये हो जाएगी कि आपको बार बार लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंट्रेंस का कैलकुलेशन टाइम ही कहाँ होता है, उसमें थोड़ी लॉग टेबल मिलेगा, चुटकियों में कर लो तुम, चुटकियों में, क्योंकि अभी लॉग लगने वाला है तुमको ही, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अभी एंटी लॉग भी बताता हूँ मैं, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो जल्दी। चलिए, तो एक साइड पे हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलो भी, जैसे सबसे पहले हमको log 6 निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, जनरली बच्चे लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं, हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं ना 2 × 3। फिर log of x × y क्या होता है बताओ ज़रा, log of x प्लस क्या होगा log of y, मतलब यहाँ आएगा क्या आएगा log 2 प्लस log 3। log 2 कितना है बताओ ज़रा 0.3 है ना, 0.3 प्लस log 3 कितना है 0.48, प्लस कर दो फटाफट से 0.3 प्लस 0.48 बताओ कितना होगा 8 7, ये हो गया 0.78, लगभग आंसर आ गया, समझे। लॉग टेबल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ log 30 क्या होगा, बताओ जल्दी से, log 30 क्या होगा, बोलो भाई। 3 × 10 कर लो, 5 × 6 कर लो, जो तुमको ठीक लगे, दोनों से आंसर आएगा। log of 3 × 10 करता हूँ मैं, आगे बोलो। log 3 प्लस क्या होगा log 10, log 3 0.48, log 10 1.48, डन, समझा, ठीक है ना, एकदम आसान, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ कि log of 1000 निकाल के बताओ, ये तो बता दिया ना आप लोगों को मैंने, 1000 बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ log of 1024 निकाल के बताओ, log of 1024, हाँ हाँ बोलो। क्या मैं इसको 2⁻10 लिख सकता हूँ क्या, 2⁻10 क्या होता है 1024, ठीक है ना। फिर log of m⁻n क्या होता है n log of m, अब समझा। अब log 2 का वैल्यू बता दो, log 2 कितना है 0.3, आंसर आएगा 3 लगभग, समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद आपसे मैं कहता हूँ कि log of क्यूब रूट ऑफ 6 निकाल के बताओ, बोलो क्यूब रूट ऑफ 6 क्या करेंगे। अरे बाबा log ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं 6 क्या होगा 1/3, 1/3 आगे जाएगा, क्या बचेगा log 6, log 6 कितना होता है बताओ 0.78, तो 1/3 इंटू 0.78, इसको डिवाइड करो 3 0.32 = 6 और 3 6 = 18, है ना, आ गया आंसर 0.26, समझा, ठीक है ना। कॉपी करो और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए, क्या होगा सबसे पहले सवाल में बताओ, 3/2 आगे चले जाएगा, है ना, तो 3/2 क्या होगा log 2, log 2 कितना होता है बताओ ज़रा 0.3, समझे, कितना होगा ये 0.9 डिवाइड बाई 2 यानी कितना होगा 0.45, समझा, आता है ना डिवाइड करने, ठीक है। चलो आगे की कहानी बताओ, इसका क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे डिवाइड करो, लेकिन वो लॉन्ग कट है, इसको क्या करो log 27 प्लस क्या करो log 5, log 27 को क्या लिख सकते हैं 9 3 = 27 कर सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं log of 9 प्लस log of 3 प्लस log 5 कितना होता है 0.7,
तो ये वैल्यू तो लिख दिया मैंने। अब log 9 का बताओ क्या होता है। log 9 इज 0.96 प्लस log 3 इज 0.48, ये आएगा माइनस, हाँ ये माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि डिवाइड है वहाँ पर, तो माइनस 0.7, समझे। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा बताओ, 0.96 प्लस क्या होगा 0.48, 8 6 कितना होगा 14 होगा, 10 4 कितना होगा 14 होगा, 1.44, समझे, कितना आएगा 1.44 माइनस 0. क्या होगा 7, ठीक है ना, 4 में 0 गया 4, ये हो जाएगा 14, 7 0.74, आंसर कितना आएगा 0.74, समझा, ठीक है ना। तो इजी पड़ रहा है नहीं, बहुत इजी है ये सब कैलकुलेशन, ठीक है। चलो भाई इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ये दोनों मल्टीप्लाइड है, 3 और 10⁴ मल्टीप्लाइड है, तो क्या लिख सकते बताओ, log 3 प्लस क्या होगा log ऑफ 10⁴, समझे। log 3 कितना होता है 0.48 प्लस ये क्या होगा 4 log 10, log 10 क्या होता है 1, यानी 4 बचेगा, समझा, ठीक है ना। अब बताओ कितना आएगा 4.48, डन, समझे, ठीक है ना, कितना इजीली आ गया ये, ठीक है। चलो भाई इसका बताओ अभी क्या होगा, जल्दी से होगा log 5 माइनस 6, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं। अरे क्या होगा ये यहाँ पर प्लस क्या होगा log ऑफ 10⁻⁻6, तो -6 आगे आ जाएगा, और log 10 क्या होगा 1 होगा, समझा, ठीक है ना। log 5 कितना है बताओ, log 0.7 कितना है वो 0.7 माइनस 6 हो जाएगा, तो 0.7 माइनस 6 क्या होगा बताओ, 0.7 माइनस 6 कितना होगा 5.3 माइनस 5.3, समझे, कितना होगा माइनस 5.3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कैसा है 5 × 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है 0.0000 समथिंग 5, है ना, समझ आ गया। यानी 0 पॉइंट समथिंग, जब भी 0 पॉइंट समथिंग का ऐसा कुछ लॉग आप निकालेंगे, यानी 0 से 1 के बीच में अगर कोई आपके पास इंटीजर आ रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग का लॉग हमेशा नेगेटिव आएगा, समझ आ रहा है। अच्छा मैं इसको नंबर लाइन से बताता हूँ, फिर इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो तो अब तक तो हम लोगों ने क्या किया था, अब तक जो है हम लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व नहीं किया था। ये फ्रैक्शन ही है ना, फ्रैक्शन को कैंसिल करोगे तो डेसिमल में आएगा, तो अब तक ऐसे डेसिमल वाले सॉल्व नहीं किए थे हमने, है ना। तो अब कुछ नया आ गया आपके सामने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको तुक्का मेथड लेना पड़ता है। तुक्का मेथड मतलब अप्रॉक्सीमेशन, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अब log ऑफ 2.34 का मतलब क्या है, log ऑफ 2.34 जो होगा वो log 2 और log 3 के बीच में ही होगा। 2.34 है ना, मतलब क्या log 2 और log 3 के बीच में होगा, ये तो तय है ना। तो ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं समझने के लिए। तो बेसिकली ये जो होगा वो होगा log 2 और log 3 के बीच में होगा, ठीक है ना। log 2 कितना होता है बताओ ज़रा, वो होता है 0.3, और log 3 कितना होता है 0.48, ठीक है ना। अब क्या, अब इनका सेंट्रल वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 के बीच में सेंट्रल क्या होगा 2.5, क्या आएगा सेंट्रल 2.5। तो यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर कुछ होगा क्या log ऑफ 2.5। अभी 2.5 कैसे निकालने का, इनका एवरेज लेने का सेंट्रल वैल्यू, है ना। कैसे निकालोगे बताओ, 2.5 का क्या आएगा बताओ 0.48 फिर प्लस क्या होगा 0.3, ठीक है ना। बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 0.78 डिवाइडेड बाई 2 करने का, समझे। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 0 जा 0.2 3 जा और 2 9 जा, तो ये कितना आएगा 0.39, समझ आया, ठीक है ना। अब क्या, अपने को क्या चाहिए 2.34 का वैल्यू चाहिए, और log ऑफ 2.5 पे क्या आ रहा है बताओ ज़रा। हाँ कुछ समझ आ रहा है, क्या मतलब होगा इसका बताओ। इस पे 0.3 है और यहाँ पर 0.39 है, और ये कब मिल रहा है आपको 0.39 2.5 पे मिल रहा है, तो ये 2.34 का यहाँ आएगा। log ऑफ ये 2.5 है ना, तो log ऑफ 2.34 का यहाँ होगा, तो इसका वैल्यू क्या करने का, तुक्का मार लेने का। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस बताता हूँ मैं कि 2.5 पे कितना आ रहा है 0.39 आ रहा है। अब ये जो आपका 2.34 होगा वो log 2 और log 2.5 के बीच में कहीं होगा,
अरे यहाँ पर कहीं होगा ना, ये 2, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 2.5, तो लगभग यहाँ पर क्या होगा कुछ, ये आपका होगा log ऑफ 2.34 होगा। तो log ऑफ 2.34 जो होगा वो 0.3 और 0.39 के बीच में होगा, मतलब 0.30 और 0.39 के बीच में। मैं तुक्का मान लेता हूँ 0.35, ये तुक्का मान लिया मैंने, समझ आ गया। अब वो 3 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इसके बीच में ही कुछ लाया करेगा, समझ आ गया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिख दूंगा 0.35, आगे आंसर, समझे, क्लियर हो गया। एंट्रेंस एग्जाम में इतने डेसिमल तक की आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उतना तुक्का मारना सिखा दिया आपको मैंने, समझ आया, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी ना इसकी। अब बताओ 7.85 है, तो किन के बीच में लाया करेगा, log 7 log 8, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं। ये होगा आपका क्या, log 7, या आपका होगा log 8, ठीक है ना। इनका सेंट्रल वैल्यू क्या होगा, log 7.5। log 7 कितना है 0.84, ठीक है ना। log 8 कितना है 0.9, तो 0.90 प्लस 0.84 बताओ कितना होगा, 8 8 16 मतलब 17। तो ऑफ डिवाइड बाई 2 करो, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, यानी ये कितना आ रहा है 0.87 आ रहा है। अब मुझे बताओ कि log जो आपका है 7.85 वो इस पोर्शन में लाई करेगा या इस पोर्शन में लाई करेगा, ये वाला 1 में या 2 में लाई करेगा, समझ आ गया। और क्या है वो देखो, यानी log 7.5 जो होगा वो बेसिकली इससे कुछ यहाँ पर log 7.5 से ज़्यादा होगा, कौन, log ऑफ 7.85। तो यहाँ पर कुछ होगा क्या आपका log ऑफ 7.85। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या करने का, तुक्का मार लेने का, समझ आया, तुक्का मार लो। तो यानी अब जो आपका log ऑफ 7.85 आएगा वो 0.7, 0.87 और 0.9 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब होगा लगभग ये 0.88 होगा या फिर 0.89 होगा, समझा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा 0.89 लिख दिया मैंने। 88 भी हो सकता है, 87 नहीं हो सकता, ये आया तो 88 या 89 में से कुछ लिख देने का, समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो सेंट्रल वैल्यू देख करके चेक करने का, सेंट्रल वैल्यू कि वो इस पोर्शन में लाई कर रहा है या इस पोर्शन में लाई कर रहा है, समझे। जो भी पोर्शन में लाई करेगा उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ तुक्का मार देने का कि इसके आसपास होगा कुछ वैल्यू, समझ आ रहा है। अरे बहुत इफेक्टिव मेथड है, तुम्हारा बहुत टाइम बचा रहा हूँ मैं इससे, समझ आया, ठीक है ना। चलो कॉपी करो उसको। चलिए और 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ मैं आप लोगों को, ट्राई करिए। या सफिशिएंट है, समझ आ गया क्या, और देने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक, ओके। फिर एंटी लॉक सिखाता हूँ, ठीक है, एंटी लॉक। तो आ जाओ एंटी लॉक पे चलते हैं। एंटी लॉक मतलब क्या, ऑपोजिट ऑफ लॉक, लॉक का उल्टा करना है, ठीक। अब समझो ज़रा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लिखते हो log ऑफ 100 तो उसका आंसर क्या है, 2 होता है ना, 10 स्क्वायर 2 आगे log 10 1, तो उसका आंसर 2 है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2, फिर एंटी लॉग और लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर क्या, 100 इज इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 2, ठीक है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। तो अगर आप ये इधर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि एंटी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 10⁻²। क्या बोल रहा हूँ मैं, एंटी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻²। मतलब क्या, एंटी लॉग के साथ में जो भी लगा है इज इक्वल टू 10 के पावर में वही लगा रहेगा। अब बोलेंगे सर ये तो ऐसे ही इत्तेफाक से आ गया है ना, कोइंसिडेंट है ना ये। चलो आगे चलते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ, आ जाओ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, log ऑफ 1000 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 3। क्या इसको 1000 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3 लिख सकते हैं, बोले आंसर लिख सकते हैं। क्या 10,000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 10⁻³ समझ आ रहा है। एंटी लॉग ऑफ 3 क्या आता है, 10⁻³ आता है, समझा।
यानी क्या, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 10 रेज टू वही वाला नंबर आएगा, क्या वही वाली थिंग, समझा, ठीक है ना। चलो भाई ये अपने को समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, और मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। log 2 कितना होता है, log 2 कितना होता है, 0.3 होता है। log 2 कितना होता है, 0.3 होता है। तो अगर हम लोग दोनों साइड पे एंटी लॉग लगा देंगे तो बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 0.3, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसी हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू क्या आएगा, 0.3। तो ये जो आपका 2 है उसको क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू 0.3, क्योंकि एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के पावर में वही चीज़ आएगी। समझ आ रहा है क्या, ठीक है। पहले कॉपी करो, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। फिर मैं और चीज़ें समझाता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, मैं समझाता हूँ आप लोगों को ये कैसे आया। अभी समझने के लिए आप एक लॉग की प्रॉपर्टी समझो पहले। लॉग ऑफ, लॉग का एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, डेफिनेशन है वो, a to the base b इज इक्वल टू c। log of a to the base b इज इक्वल टू अगर c है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये जो b होता है ना, जाके c को पुश करता है, तो c b पे बैठ जाता है और a वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो ये a इज इक्वल्स टू b रेज टू c हो जाता है, समझा। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा, b जाके c को क्या करेगा, पुश करेगा, और c क्या करेगा, b पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। क्लियर हो गया। अगर ऐसा होता log ऑफ x to the base y इज इक्वल्स टू z, तो अब बताओ क्या आता, हाँ, x इक्वल्स टू वाई रेज टू z हो जाता। ये क्लियर हुआ, ठीक। यहाँ पर ये कौन सा लॉग है, नेचुरल या कॉमन, कॉमन, क्योंकि बेस में क्या है 10, तो ये है 10, ठीक। तो ये 10 क्या करेगा बताओ, अभी 10 क्या करेगा बताओ, 10 जाके 0.3 को पुश करेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 0.3। अब समझा। तो ये आ गया 2 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 0.3। अब इस पे आओ, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, इसको हटाओ, मैंने आपको क्या बोला, दोनों साइड क्या लगा दो, एंटी लॉग लगा दो। एंटी लॉग ऑफ 2, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल, और एंटी लॉग ऑफ 0.3 है ना। अब मुझे बताओ कि 2 किसके इक्वल आता है, 0.3। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया था 0.3, 10 रेज टू 0.3, समझा, क्लियर हो गया। तो इसी वजह से एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होगा, 10 रेज टू दैट थिंग। समझ में आ गया। तो अब बात समझ आ रही है। तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एंटी लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 10 रेज टू x, एंटी लॉग ऑफ -x इक्वल्स टू 10 रेज टू -x। उसका भी एग्जांपल लेता हूँ। अब पूरा क्लियर हुआ कहाँ से लाया मैंने, ठीक है ना। चलो भी अब इसको समझो। अब अगर मैं आपको कहता हूँ लॉग ऑफ 0.01, ठीक, लॉग ऑफ क्या, 0.01, ठीक है ना। अब इसको समझो, इसको कैसे लिखेंगे बता सकता है कोई मुझे, कैसे लिख सकते हैं इसको। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 रेज टू -2 लिख सकता हूँ, है ना। अब बताओ आगे कहानी क्या होगी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 log 10 लिख सकता हूँ ना भाई। -2 यानी आंसर कितना आएगा, -2। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा था, ये तो ऐसे आ गया। अब एंटी लॉग भी लोगे ना, तो एंटी लॉग से भी वही आंसर आएगा उसका, समझ आया, ठीक है ना। चलो भी, तो बेसिकली ये सब तो सिर्फ एग्जांपल्स थे तुमको समझाने के लिए। मुद्दे पे आता हूँ मैं। मुद्दा क्या है, ये लिख लिए ना, ये लिख लिए। चलो, तो अब जो है मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि बस फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ तो वो ऐसे ही कहीं से भी नहीं लाया हूँ मैंने आपको लॉजिक समझाया कि वो आया कहाँ से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्या है एंटी लॉग का, एंटी लॉग का फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ x अगर होगा तो होगा 10 रेज टू x होगा। और अगर एंटी लॉग ऑफ यहाँ पर होगा -x तो क्या होगा, 10 रेज टू -x। समझा। तो बस ये रूल याद रखना है कि एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग, एनी नंबर इज इक्वल टू 10 रेज टू दैट नंबर। समझ आ गया, क्लियर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, समझा। तो एंटी लॉग ऑफ जो भी नंबर होगा उसको क्या कर देने का, 10 के पावर में चढ़ा दो उसको। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये जो है ये आपको मैंने समझा दिया। अब जो है हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एंटी लॉग निकालने सीखना है।
लॉग निकालने बता दिया आपको मैंने, अब क्या करना है, एंटी लॉग निकालने सीखना है। तो पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर एंटी लॉग के क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग लगा रहा हूँ मैं, तो एंटी लॉग ऑफ लॉग क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0। मैंने क्या बोला, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज 10 रेज टू दैट थिंग, समझा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बताओ, ये क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ क्या होगा 0.3, तो क्या होगा 10 रेज टू 0.3। देखो 2 का वैल्यू क्या आ गया 10 रेज टू 0.3। तो दोनों तरीके से बताया मैंने, उससे भी बताया, ऐसे ही बताया, ठीक है। अब आगे कहानी बोलो, 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ क्या होगा 0.48, तो क्या होगा 10 रेज टू 0.48। उसके बाद बताओ 4 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6 यानी 10 रेज टू क्या होगा 0.6। आगे कहानी 5 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7 क्या होगा 10 रेज टू 0.7। आगे बोलो जल्दी से, 6 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.78, फिर 10 रेज टू क्या होगा 0.78, फिर 7 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एंटी लॉग ऑफ क्या होगा 0.84, कितना होगा ये 0.84, तो क्या होगा 10 रेज टू 0.84। उसके बाद बताओ 8 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ क्या होगा 0.9 यानी 10 रेज टू 0.9, ठीक है ना। फिर बताओ आगे कहानी, 9 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.96 यानी 10 रेज टू क्या होगा 0.96। उसके बाद बताओ यहाँ पर क्या होगा, 10 इक्वल्स टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 1 यानी क्या होगा 10 रेज टू 1, वही 10 इक्वल्स टू 10 रेज टू 1, समझा, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस देता हूँ, आइए हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया है। अब जो है सबसे पहले आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ -5.7, क्या निकालना है, एंटी लॉग ऑफ -5.7, ठीक है ना। चलो भाई इसी से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। एंटी लॉग ऑफ -5.7 कैसे निकालेंगे इसको, मैंने क्या बोला, एंटी लॉग ऑफ -x इक्वल्स टू क्या होगा 10 रेज टू -x, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज टू क्या लिख सकता हूँ -5.7, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू -6 प्लस 0.3, लिख सकते नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते ना, लिख सकते हैं। -6 प्लस 0.3 क्या होगा -5.7, यही होगा, यानी -5.7। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा है a रेज टू m प्लस n, तो इसको लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n, इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझा, ठीक है ना। यानी अब तक इसको जोड़ के यहाँ जाते थे, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, समझ आ गया, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो ये देखो क्या है, ये दोनों एडेड हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 रेज टू क्या होगा, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या होगा 10 रेज टू -6 इंटू क्या होगा 10 रेज टू 0.3। इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे ही उतार दो, है ना। 10 रेज टू 0.3 क्या होता है 2 होता है, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 रेज टू -6, समझा। इतनी आसानी से एंटी लॉग निकाल लिया तुमने, समझ आई बात, क्लियर हो गया ना। चलो भाई, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसा दिख रहा है वैसा स्प्लिट कर दो, क्या होगा 10 रेज टू -5.7, बताओ क्या होगा 10 रेज टू, बताओ क्या होगा -5 -0.7, समझा क्या, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा ऐसे। आगे कहानी बोलो क्या होगा, 10 रेज टू क्या होगा -5 इंटू 10 रेज टू क्या होगा -0.7। क्या मैंने कहीं नेगेटिव पावर लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं ना मैंने, तो ऐसा। अब क्या करने का, तो अब 10 रेज टू -x डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा 10 रेज टू +x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 रेज टू -5 ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा 1/10 रेज टू 0.7, हो सकता है ना 1/10 रेज टू 0.7, और 10 रेज टू 0.7 देखो क्या होता है 5 होता है, तो ये 10 रेज टू 0.7 की जगह क्या आ जाएगा 5, हो जाएगा 10 रेज टू -5 इंटू 1/5, 5 1 जा 5 0.2, यानी 0.2 इंटू 10 रेज टू -5, यानी क्या आंसर आएगा 2 इंटू 10 रेज टू -6, सेम आंसर, समझा। तो अगर ऐसे कुछ नेगेटिव होगा तो क्या करने का, उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, समझा, क्लियर हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं,
तो क्या बताया मैंने, एंटी लॉग ऑफ x क्या होता है 10⁻⁴x, ठीक है ना। तो 10⁻² कितना होगा 2.6, क्या लिख सकते 10⁻² इंटू 10⁻0.6, समझे। 0.6 क्या होता है 10⁻0.6 इज 4, तो 4 इंटू 10⁻², डन हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। चलो आगे बताओ कितना होगा 10⁻6.85 यानी 10⁻6 इंटू 10⁻² क्या होगा 0.85, 0.84 मतलब लगभग 7 इंटू 10⁻6 है ना, अप्रोक्सीमेटली आ गया, ठीक है ना। इसका बताओ क्या करेंगे, बोलो 10⁻³ बोलो क्या करने का, बोलो या तो -4 प्लस समथिंग कर लो, ठीक है ना, या तो क्या कर लो 10⁻³ इंटू 10⁻³ 0.35, समझे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो 10⁻⁴ -4 प्लस कितना करना पड़ेगा बताओ 0.65 करना पड़ेगा ना, हाँ 65 करना पड़ेगा, ठीक है। 40 होता तो 60 होता, तो 35 है तो 0.65 करना पड़ेगा, समझा, ठीक है ना। आगे कहानी बोलो क्या होगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻² क्या होगा 0.65, 0.65 कहाँ आता है 0.6 ये है, ठीक है ना, और 0.7 क्या है 5 है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो मैं लगभग ले लेता हूँ 4.2 इंटू 10⁻⁻4, समझा लॉजिक। 10⁻0.6 क्या है 4 है, और 0.7 क्या है 5 है, तो 0.65 क्या होगा 10⁻0.65 इनके बीच में कुछ होगा, तो मैंने ले लिया लगभग 4.2 या 4.4 कुछ भी हो सकता है, लगभग मैंने मान लिया 4.4 के आसपास, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद इसका बताओ क्या करने का, दूसरा तरीका क्या कर सकते थे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻0.35, समझा, ठीक है ना। आगे की कहानी बोलो, ये फिर नीचे जाता ना, तो बताओ क्या होता है 10⁻³ इंटू 1/10⁻0.35, तो 0.3 ये है 0.48 ये है, तो इनके बीच में कहीं लाई करेगा ये, समझे, लगभग 2.5 बोल सकते थे उसको, फिर वो 5/2 हो जाता, अप्रॉक्सीमेटली आंसर वही आता, समझा, ठीक है ना, जैसे तुमको ठीक लगे। इसका बता दो क्या करना है, इसका बता दो -9 प्लस कुछ कर दूं, है ना, चलो बताओ क्या करूं, बोलो 10⁻² क्या होगा -8.82, बोलो 10⁻² क्या होगा -9 प्लस, बोलो क्या ऐड करना पड़ेगा 0.18 है ना, 0.18, तो -9 प्लस 0.18 तो कितना होगा 10⁻⁻9 इंटू 10⁻0.18, 0.18 का क्या होगा, अब इसमें कहीं आएगा इनके बीच में, है ना, 0 ये है, नहीं 0.1 यहाँ पर कुछ आएगा, क्या आएगा बताओ 0, ये 10⁻0 है, ये क्या है आपका 2 है, तो बताओ आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, है ना, क्योंकि 1 पे आ रहा है 10⁻0, 2 पे आ रहा है 10⁻0.3, तो अपने को चाहिए 0.1, तो 0.1 मतलब क्या, लगभग क्या 1.1 इंटू 10⁻⁻9, समझा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आया, कॉपी कर लो फटाफट से इसको, चलो आओ। तो अब जो है मैं कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूँ इसके बाद हम लोग एंड करते हैं ये बेसिक्स क्लियर करने वाला लेक्चर। अगर हम लोग नंबर लाइन बनाए हैं तो यहाँ पर होगा आपका, यह समझ लो log 1, ये आपका है log 0, तो यहाँ पर क्या होंगी, सब नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, है ना, ये सब मतलब 0 से छोटा, log of -1 log of -2 ऐसे होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर सब क्या होंगी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो याद रखना log 1 कितना होता है बच्चों 0 होता है, log 0 जो होता है ना वो नॉट डिफाइंड है, log 0 क्या है नॉट डिफाइंड, यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ है, ये log -1 log -2 log -3 log -0.5, तो ये भी क्या है नॉट डिफाइंड है, समझा, ठीक है ना। और log 1 और log 0 के बीच में वैल्यूज़ हैं, जैसे log of 0.843 log of 0.560, समझ आ गया नहीं, 560 समझ आ रहा, यानी 0 पॉइंट समथिंग का अगर log निकालना है, ऐसे log of
0.83 log ऑफ 0.59, ऐसा कुछ समझ आ रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ आपको निकालना है तो ये कब आएगा, ये बेसिकली इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आएगा ना ये नेगेटिव वैल्यूज आती है इसकी, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। समझे मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आपके एंट्रेंस के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें तुक्का मारने में बहुत आसानी होगी इससे, समझ आया। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ जाएगा, ठीक है। और जो log 1 के बाद जो वैल्यूज होगी, log 1.2, 1.5, log 2, log 5, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है, समझा, क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपकी मैंने। log 1 क्या होता है, 0, log 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, log ऑफ नेगेटिव नंबर्स नॉट डिफाइंड, log ऑफ 0 से 1 के बीच में जो भी log होगा नेगेटिव आंसर आएगा उसका, और log ऑफ पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी उसकी, समझा, क्लियर हो गया। तो आपका मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, पीएच, पीओएच दोनों का रिलेशन और बाकी चीज़ें, ठीक है ना। ओके।